Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 5 of International Trade. In last 4 sessions, I completed the different of the points related to the international trade. Yesterday, in last session, session number 4, I gave the basic information for the incentives for export trade. उसमें हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और कोई एक चीज़ होती है, इनएविटेबल चीज़ें होती है, नॉट ओनली वन बट डिफरेंट ऑफ थिंग्स आर दैट इज़ इनएविटेबल, ज़रूरी होती है, अनिवार्य होती है। उन चीज़ों को शायद किसी ना किसी तरह हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और कंट्री चलाने के लिए, हमें डेवलपमेंट के लिए ये सब चाहिए। तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज हम कहाँ से लाएंगे? कोई हमें ऐसा तो फॉरेन एक्सचेंज देगा नहीं कि उसको हम यूज़ करके इंपोर्ट का पैसा दे दें। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स हमें दिए और इसके पीछे प्लेटफॉर्म भी गवर्नमेंट का ही होता है और गवर्नमेंट ही एक मीडिया के तौर पर परफॉर्म करती है। हमने देखा था जो एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये अलग अलग 7 टाइप के जो इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट देती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ट्रेड एग्रीमेंट। नाम से ही मालूम पड़ता है, वन टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे होता है? एक्सपोर्ट इज एनकरेज्ड बाय मीन्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करे उसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स को एनकरेज किया जाता है। दिस ट्रेड एग्रीमेंट्स आर मेड बाय द मीडियम ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर पॉलिटिकली फेवरेबल टू ईच अदर। तो ये कोई बिजनेसमैन नहीं करते, राइट? ऐसा तो नहीं है सिर्फ बुक में दिया है, लेकिन बिजनेसमैन के साथ मिलकर ही ये पॉलिटिशियंस ये टाइप के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मीडियम ये पॉलिटिशियन का रहता है और पॉलिटिकल फेवरेबल जो होते हैं कंट्रीज उसके साथ ये पर्टिकुलरली एग्रीमेंट्स होता है। यानी कि व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डन इन दैट द कनेक्शन इज थ्रू ओनली पॉलिटिक्स। तो हमारा रिलेशन फेवरेबल होना चाहिए और एक दूसरे कंट्री के साथ। तो इट शुड बी पॉलिटिकली फेवरेबल टू ईच अदर। एज पर ट्रेड एग्रीमेंट्स, वन और मोर कंट्रीज imports product or services or give it a priority. So when this type of the agreements are done, simply one country is there or more than one country is there and they are importing the different type of the goods or they are taking the services and also first priority is given to that agreement. यानी हमने कई अलग अलग टाइप की एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट? G7, G20, राइट? कई है, ब्रिक्स कई है। ये तो पूरी कंट्री के मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड लेवल ऊपर, लेकिन इंडिया के लिए भी कई अलग अलग टाइप के ऐसे एग्रीमेंट्स हुए। तो उसके हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। यानी कि अगर हमें आलमंड्स मंगवाने हैं, आलमंड्स को इंपोर्ट करना है, हमें मालूम है कि वो आलमंड्स शायद हमें अर्जेंटीना से मे बी थोड़ा चीप लगे पड़ेगा, लेकिन दूसरी कोई कंट्री में थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एज पर द एग्रीमेंट हमें वो दूसरी कंट्री से ही मंगवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों कंट्री का पॉलिटिक्स ऐसा है, इसलिए दैट इज़ द रीज़न। ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना से हम नहीं मंगवा सकते, राइट? कैलिफोर्निया से नहीं मंगवा सकते, राइट? लेकिन डिपेंड वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है, तो दोनों का बिजनेस चलता है, दैट इज़ द रीज़न। तो ये है ट्रेड एग्रीमेंट, ये है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा देखते हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड, मनी रिलेटेड एंड इकोनॉमिक रिलेटेड। यानी फाइनेंशियल नाणाकीय जो भी बेनिफिट्स होता है उसके लिए रिवॉर्ड एनकरेजमेंट दिया जाता है, उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, और ऑल्सो इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर। तो ये रिवॉर्ड कैसा है, लेट्स सी। एक्सपोर्ट एनकरेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट। तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, उसके लिए हमने ट्रेड एग्रीमेंट किए। बेनिफिट पॉलिटिशियन को भी होगा, कंट्री को भी होगा, और वी कैन से कि ये जो बेनिफिट है बेसिकली कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए इसको भी हम प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो किस टाइप के मीडियम है? सो मीन्स ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेंट, सो दिस मीडियम हैज़ बिन वाइडली यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये 1 साल के लिए नहीं है, ये 2, 3, 5 साल के लिए। कौन से मीडियम है? एज पर दिस स्कीम, ये स्कीम जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनकरेजमेंट,
First, to give direct reward to the exporter at predetermined rate. If you want to export sugar outside of the country, એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, કોઈ પુણે કા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ है, पुणे में ज़्यादा चलता है. પૂનામાં તમે ખબર છે કે સુગર ફેક્ટરીઓ વધારે છે બધી, મહારાષ્ટ્રમાં પૂનામાં સૌથી વધારે. તો સિમ્પલ थिंग इज़ देयर कि डायरेक्ट रिवॉर्ड इज़ गिवन टू द एक्सपोर्टर और वो रेट पे डिसाइडेड है. अगर आप ये शुगर डायरेक्टली बेचते हो वर्ल्ड मार्केट में तो आपको एक प्री डिटरमाइंड रेट से बेनिफिट होता है, 5%, 10%, वॉट। इन सब के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि कंट्री के लिए वो बचना चाहिए. उतना भी एक्सपोर्ट मत करो कि कंट्री में शुगर का भाव 37 से 45 हो जाए, राइट. उसको भी कंट्रोल में रखना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है. क्वालिटी हाई होनी चाहिए, रेट चीपर होना चाहिए. कंट्री में जब भी उसकी डिमांड हो फुलफिल होनी चाहिए, उसी टाइम पे उसको एक्सपोर्ट करो जब डिमांड कम हो और शायद हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है. ये भी याद रखना है. तो प्री डिटरमाइंड रेट से यहाँ रिवॉर्ड मिलता है. दूसरा है नो कलेक्शन और लेस कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. राइट, ये सेल टैक्स है, ये पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी है, ये आपके टोटली टर्नओवर पर लगता है और किस कंट्री में आप अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर ये सब चलता है. तो अगर यू आर इन दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड एग्रीमेंट, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनकरेजमेंट आपको लेना है तो आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा. वॉट एवर द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, वन टाइप ऑफ द टैक्सेस आर देयर. जो भी आप सेलिंग करते हो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेंगे, उसका कलेक्शन कम हो जाएगा या ज़ीरो लेवल लगेगा. लेकिन ये सेल टैक्स सेलिंग पर है. और दूसरा एक्साइज ड्यूटी है जो टोटल थ्रू आउट द ईयर, आपने जो भी सेलिंग किया है उसके ऊपर से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है उसके हिसाब से ये सब होता है. गवर्नमेंट के हिसाब से अब ये सब प्लस माइनस रहता है, तो उसके ऊपर ही आपको एक्सपोर्ट करके जो भी बेनिफिट होता है उसमें शायद पेमेंट कम करना पड़े. दैट इज़ गुड. There is no need to pay so and so amount which was maybe produced in country and it is not sold out. तो sometimes हमने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया होता है तो वो प्रोडक्शन शायद नहीं बिकता है कंट्री में, तब उसको बाहर बेच सकते हो, है. लेकिन ऐसा तो ना हो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, वो कुछ परचेज ना करे और आउटसाइड ऑफ द कंट्री की कोई पर्टिकुलर कंट्री या परचेज करे, नॉट पॉसिबल, है. लेकिन ये सब कुछ उन तक पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, सी, टू गिव फुल और पार्शियल एग्जम्पशन इन द इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इनकम. तो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग द डिफरेंट ऑफ द गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सर्विसेज, वट एवर यू विल एक्सपोर्ट, राइट, उसके ऊपर आपको फुल और पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है. यानी आपका जो कॉर्पोरेट 30% टैक्स है, आपको जो भी पेमेंट करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईयर, आपका जो भी अर्निंग है उसमें शायद आपने जितना एक्सपोर्ट मनी है, एक्सपोर्ट इनकम आ जाएगा. राइट, बाय स्टैंडर्ड में आप सीखोगे कंपनी अकाउंट में कि ये कैसे सब कुछ एंटर होता है. तो जो एक्सपोर्ट मनी आएगा उसमें से फुल्ली या पार्शियली वो टोटली एग्जम्पशन हो जाएगा. यानी कि अगर 500 करोड़ का आप एक्सपोर्ट करते हो, ज़्यादा अमाउंट है, इतना तो होता ही है कंपनी लेवल में, अगर आप 500 करोड़ का 500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो तो मे बी उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगता है 5 करोड़ 10 करोड़ वो नहीं लगेगा और शायद कम लगेगा ना, 30% ना लगाए, 5% ही लगाए, 30% लगता है उसके ऊपर. एंड यू हैव टू पे 150 करोड़, लेकिन उसके बजाय आपको सिर्फ 50 करोड़ पे करने पड़ेगा, शायद 10 करोड़ 25 करोड़ वॉट एवर. वो सब पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट का जो एजेंडा होता है उसका जो भी पैरामीटर्स होता है उसको आपको फॉलो करना है. तो थर्ड वन, फोर्थ वन, एनकरेजमेंट इज गिवन बाय प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, अदर इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द लोअर रेट्स. ये बहुत कम भाव में दिया जाता है टू द प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट. यानी ये जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनकरेजमेंट आपको दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, राइट, इसमें ये बहुत बेनिफिशियल है. सबसे ज़्यादा एज पर माई पर्टिकुलर नॉलेज ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तब ये बेनिफिट होगा ना. सो यू विल गेट द रॉ मटेरियल ईजीली और कई अदर इक्विपमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगी गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसकी वजह से शायद आपका प्रोडक्शन बढ़े. और द मेन थिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी. कई बार इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको बिल पेमेंट से एग्जम्पशन मिलता है. यानी देयर इज नो नीड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर 3 months, 4 months, 5 months, 1 year, 2 years, समटाइम्स 3 years. राइट, कई आप हिली एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसा कुछ यूनिट डाल दो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो ये सब आपको तो नील हो जाता है 3 साल के लिए. दैट इज़ गुड. ओके, सो ये सब शायद कम हो जाए और एट द लोअर रेट्स, राइट, फॉर द
प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इस पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है जनरली। सो ये बात हुई हमारी सेकंड की। अब ले लेते हैं थर्ड पॉइंट, कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट। यानी यहाँ पर जो भी एनकरेजमेंट इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, आपको देखा हमने, वो कलेक्टिव और सिस्टमेटिक होना चाहिए। कैसे? इन दिस स्कीम द प्री डिसाइडेड अमाउंट और प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड, देन राइट ऑफ इम्पोर्ट इज असाइंड अप टू द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न। यानी कि ये तो ऐसी बात हुई कि वॉट एवर यू विल एक्सपोर्ट यू विल गेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द अमाउंट इक्वलेंट बेनिफिट्स। यानी यहाँ पर क्या है, फिर से देख लेते तो आपको सब सीधी तरह से मालूम हो जाए कि ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली कलेक्टिव और सिस्टमेटिक इक्विपमेंट की इकोनॉमिक एनकरेजमेंट की, कि प्री डिसाइडेड अमाउंट यानी समझ लो 1 करोड़ रुपया, और प्रोडक्ट्स यानी समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी, राइट, कोई भी एक मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी। सो बोथ आर एक्सपोर्टेड, जो भी आपने दिया वो एक्सपोर्ट किया जाता है। देन राइट ऑफ इम्पोर्ट इज असाइन, तो उसके तौर वो दोनों जो आपने एक्सपोर्ट किया उसके सामने आपको एक राइट मिलता है इम्पोर्ट का। इट इज़ असाइन अप टू द अमाउंट इक्वलेंट टू द प्रपोर्शनेट अमाउंट। तो जितना ये आपने एक्सपोर्ट किया, ये जो मैंने बोला था 5 करोड़ का समझ लो, और ये जो प्रोडक्ट्स होगा वो सब मिला के 10 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट होता है, तो वो अमाउंट इक्वलेंट टू द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वॉट एवर यू विल अर्न इन फॉरेन एक्सचेंज, उसके इक्वलेंट में आपको ये बेनिफिट होगा, है। तो यहाँ पर ये राइट फिर से मिलता है आपको कि आप उसके पर्टिकुलरली अमाउंट इक्वलेंट का कुछ ना कुछ प्रपोर्शनेट अमाउंट में कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सको। कंट्री को भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, है। तो हियर वन इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि राइट ऑफ इम्पोर्ट इज असाइन अप टू द अमाउंट इक्वलेंट टू द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न। तो उसके पर्टिकुलर प्रपोर्शनेट अमाउंट में ही आपको इंपोर्ट करने का बेनिफिट मिलेगा। सो इन रिटर्न ऑफ एक्सपोर्ट गारंटी द फॉलोइंग एनकरेजमेंट्स आर प्रोवाइडेड। तो कौन कौन से एनकरेजमेंट आपको मिलेंगे? फर्स्ट वन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड एट सब्सिडाइज रेट्स टू प्रोड्यूस आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द वन लैंड। कंट्री में लैंड मिलने की अभी तक जो भी पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटीज़ थी अब कम हो रही है। यानी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ दी दैट टाइप और एनी टाइप ऑफ दी इंडस्ट्रीज़ या और सम टाइप्स ऑफ दी फैक्ट्रीज, तो आपको लैंड के लिए शायद गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, लेकिन यहाँ पर आपको सब्सिडाइज रेट्स में ये सब मिलता है। लेकिन द थिंग इज देयर, लैंड कब मिलेगा? द आइटम्स वॉट एवर यू विल प्रोड्यूस इट शुड बी एक्सपोर्ट पर्पस। सेकंड वन, बेनिफिट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। अगर आपको कोई फैक्ट्रीज कारखाना बनाना है तो उसके लिए भी आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट यहाँ मिलेगा। इजी है। थर्ड वन, एनकरेजमेंट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन फ्री ट्रेड जोन्स। जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट 2 पॉइंट्स है, स्पेशल और फ्री ट्रेड जोन्स, वह हम देखेंगे कि हाउ यू विल स्टार्ट दिस टाइप ऑफ दी फैक्ट्रीज इन फ्री ट्रेड जोन विच आर फ्री फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर रेगुलेशंस। यानी स्पेशल ट्रेड जोन से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, फ्री ट्रेड जोन से, वहाँ इजीली आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो, है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगते। वॉट एवर यू विल प्रोड्यूस देयर इज़ नो नीड टू पे टैक्सेस। ये बेनिफिट तो पूरी कंट्री में कई अलग अलग टाइप के फ्री ट्रेड जोन्स है। हमारे स्टेट में भी, गुजरात में भी कैसे अलग अलग टाइप के फ्री ट्रेड जोन्स है, वहाँ पर आप प्रोड्यूस कर लो, देयर इज़ नो नीड टू पे टैक्सेस एंड ऑल्सो अदर रेगुलेशंस आर मे बी नॉट लेवल्ड, राइट। उसके ऊपर कई रेगुलेशंस जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ऑन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट, दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन और एज पर द प्री डिसाइडेड रेशियो। तो ये जो थिंग है, याद रखो कि अगर आप फ्री ट्रेड जोन में कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो टैक्सेस में से आपको निकल जाएगी, मीन्स आपको टैक्सेस नहीं पे करने। एंड ऑल्सो अदर रेगुलेशन, सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, यू हैव टू फॉलो व्हेन एवर द एक्सपोर्ट्स आर डन। तो ये जो अदर रेगुलेशंस है ऑन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल जो जिसका प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर जो होता है वो, एंड ऑल्सो एज पर द प्री डिसाइडेड और वेल इन एडवांस डिसाइडेड रेशियो, तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट करना जरूरी है। यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो। आज हम ये 3 ही रखते, बाकी के जो अभी 4 बचे वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू।